नमस्कार। चलिए भारत के सबसे अहम आर्थिक दस्तावेज यानी यूनियन बजट 26-27 को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके हर पहलू पर बात करेंगे, बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में। तो देखिए, बजट पेश करते वक्त सरकार ने इन्हीं 3 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। और यही बयान एक तरह से इस पूरे बजट के इरादे की नींव रखता है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था को किस दिशा में लेकर जाना है। तो इस बजट की सबसे बड़ी कहानी क्या है? असल में इसमें कोई बहुत बड़े या चौंकाने वाले रिफॉर्म्स नहीं हैं, बल्कि इसका पूरा फोकस पहले से चल रही पॉलिसीज को और मजबूत करने पर है। इसे आप एक तरह से कंसोलिडेशन बजट भी कह सकते हैं। तो इस बजट का मेन मकसद है पहले से बनी हुई नींव पर और मजबूती से काम करना, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे। सरकार का यही कहना है कि इसी स्ट्रैटेजी की वजह से भारत लगातार अच्छी ग्रोथ हासिल कर पाया है। सरकार का मानना है कि ये वो वजह हैं जिनकी बदौलत हम लगातार 7% की ग्रोथ रेट देख रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तक, इन सभी पिलर्स ने मिलकर अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। चलिए अब जरा उन खास पॉलिसीज पर नजर डालते हैं जो इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए लाई गई हैं। और शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। सरकार ने कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरियाज में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से लेकर टेक्सटाइल पर खास ध्यान देने तक मकसद एकदम साफ है। सवाल यह है कि क्या इन कदमों से भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सीधा जुड़ा है हमारे देश के छोटे और मंझले बिजनेस से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। तो ये जो 10,000 करोड़ रुपए का फंड है, ये एमएसएमईज को आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट मित्र जैसी पहल छोटे बिजनेस को सरकारी नियमों के पालन जैसी मुश्किलों से निपटने में मदद करेगी, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। सरकार भारत के बहुत बड़े सर्विस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। हेल्थ और एजुकेशन से लेकर टूरिज्म तक हर एरिया में आगे बढ़ने के लिए खास प्लान बनाए गए हैं। बजट वाले दिन शेयर बाजार में जो गिरावट आई, उसकी एक बड़ी वजह यह बदलाव था। सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को बढ़ा दिया है। अब भले ये प्रतिशत में छोटा दिखे, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये लागत काफी बढ़ जाती है। सवाल ये है कि क्या इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा? अब आते हैं बजट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार भविष्य के विकास के लिए इस पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रही है। यह है वो रकम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखी गई है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सरकार देश का बुनियादी ढांचा बनाने को लेकर कितनी गंभीर है। और हां, पिछले साल के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कैपेक्स वो पैसा है जो देश के भविष्य के लिए संपत्ति बनाने में लगाया जाता है, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे। ये सिर्फ एक खर्च नहीं है, बल्कि एक ऐसा निवेश है जो आने वाले कई सालों तक आर्थिक विकास को रफ्तार देगा। बजट में कुछ बहुत बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान हुआ है। एक नए फ्रेट कॉरिडोर से लेकर 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तक। ये प्रोजेक्ट्स भारत की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन असली चुनौती इन्हें समय पर और बजट के अंदर पूरा करने की होगी। अच्छा, अब सरकार की अपनी माली हालत कैसी है? आसान भाषा में कहें तो ये देश का बजट है, और अब हम देखेंगे कि रुपया आता कहां से है और खर्च कहां होता है। तो सरकार की कमाई के मेन सोर्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 1/4 कर्ज से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स का नंबर है। ये दिखाता है कि डायरेक्ट टैक्स सरकारी खजाने के लिए कितने जरूरी हैं। और खर्च की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर जाता है। दूसरा सबसे बड़ा खर्च है ब्याज का भुगतान, जो सरकार के लिए हुए कर्ज की लागत को दिखाता है। इससे यह भी पता चलता है कि उधार लेना कितना महंगा पड़ सकता है। चलिए अब उन आंकड़ों पर फोकस करते हैं जो सच में मायने रखते हैं। ये आंकड़े सरकार की वित्तीय सेहत के सबसे जरूरी इंडिकेटर हैं। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ का एक बहुत जरूरी पैमाना है। इसको ऐसे समझिए कि यह सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर है। घाटा जितना कम हो, उतना अच्छा माना जाता है। तो अच्छी खबर यह है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे कम करने के रास्ते पर बनी हुई है। लक्ष्य को 4.4% से घटाकर 4.3% पे लाना एक छोटा लेकिन बहुत पॉजिटिव कदम है। ये राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
ये टेबल हमें पूरी तस्वीर एक साथ दिखाती है। एक तरफ फिस्कल डेफिसिट और कर्ज का अनुपात कम हो रहा है, जो कि अच्छा संकेत है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी भविष्य के लिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। ये एक संतुलित अप्रोच को दिखाता है। और आखिर में हम इस अहम सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये बजट स्थिरता और निरंतरता पर तो फोकस करता है, लेकिन क्या ये काफ़ी है, या फिर भारत को इस वक्त कुछ और बड़े और साहसिक सुधारों की ज़रूरत थी? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।